नमस्कार दोस्तों, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। स्वागत है प्यारे दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल पर जीके बाई सेम यादव। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेदों की, और लास्ट क्लास में हमने 1 से 10 अनुच्छेद किए थे और उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उस टॉपिक में आगे की बात करें तो क्या हुआ था वो बता देते हैं आपको। एक बार थोड़ा विस्तार पिछली वीडियो का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने संविधान के भाग 2 की बात की थी प्यारे दोस्तों, और संविधान भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 था और हमारा विषय था नागरिकता। जो पिछली वीडियो थी आर्टिकल 1 से 10 वाली, उसमें आप देख सकते हैं 1 से 10 आर्टिकल हमने कंप्लीट कर रखे हैं। उसमें कहा गया था कि नागरिकता जो है वो 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। 5 तरीके प्राप्त करने के, अगर देश में भारत की नागरिकता चाहिए आपको तो 5 तरीके प्राप्त करने के हैं। अगर हम बात करूँ नागरिकता की तो समाप्त करने के 4 तरीके हैं। समाप्त करने के 4 तरीके हैं। हमने 5 तरीके प्राप्त करने के जो थे उनमें बात की थी कि जन्म से, वंश परंपरा से, और देशीकरण से, और पंजीकरण से, और क्षेत्राधिकार से। ये वो तरीके हैं जिनसे हम देश में भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से 4 जो तरीके हैं, वंश परंपरा, देशीकरण, पंजीकरण, क्षेत्राधिकारी, ये संसद प्रोवाइड करती है। और भारत में संसद ये 4 तरीक़ों से जब संसद नागरिकता प्रदान करती है, वो संविधान का अनुच्छेद 11 शामिल है। 11 में है प्रावधान ये कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो इन 4 तरीक़ों से भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है। इनके बारे में विस्तारपूर्वक बातें हम आपसे करेंगे थोड़े समय के बाद। 4 तरीके हैं हमारे समाप्त करने के, और समाप्त करने का प्रावधान संसद अनुच्छेद 10 के तहत रखती है प्यारे दोस्तों। उसके अंदर क्या क्या बताता है कि अपनी इच्छा से अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की अपनी नागरिकता लेना चाहता है तो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। उसमें प्रावधान है कि अगर आप दूसरे देश की USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी अन्य देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वहाँ पर नामांकन में आप कह सकते हैं कि भारत की छोड़ना चाहते हैं, यस, तभी आपको दूसरे देश की नागरिकता मिलेगी। यानी एक तो अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर आप छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका कहता है देशद्रोह के मामले में भी आपकी नागरिकता छीन जा सकती है। तीसरा, युद्ध क्षेत्र में भाग जाने पर, युद्ध क्षेत्र से भाग जाने पर, जितने भी कोई व्यक्ति आतंकवादियों को शरण देना चाहता है या सेना में शामिल व्यक्ति है, लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, तो संदेह या शक की दृष्टि से युद्ध क्षेत्र में भाग जाए या पता ना चले या डर की स्थिति पैदा होती है, उस केस में युद्ध क्षेत्र से भाग जाने स्थिति में भी उसके ऊपर कोर्ट मार्शल के माध्यम से जो है नागरिकता छीन जा सकती है। ऐसा प्रावधान है। राष्ट्रपति की अनिच्छा से किसी विदेशी सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने पर, विदेशी सरकार से पुरस्कार, यानी मान लीजिए कोई दूसरा देश आपको पुरस्कार देना चाहता है और राष्ट्रपति इच्छा ना करें। अनिच्छा का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध, कि राष्ट्रपति इच्छा के विरुद्ध हम चले जाएं और बिना पूछे अगर हम उस प्रकार से उस देश से ऐसा कर लें, तो वैसे तो कोई भी देश अगर आपको पुरस्कार देता है तो गौरवान्वित की बात है, लेकिन देश के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक देश के, उससे एक बार परमिशन लेकर के ही हम उस देश से सर्वोच्च पुरस्कार या कोई पुरस्कार जो है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करता है और हमारे आचरण उद्देश्य के साथ ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति या संसद आर्टिकल 11 के 10 के तहत आपकी नागरिकता छीन सकती है, नागरिकता समाप्त कर सकती है। हम बात करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। पहला तरीका कहता है जन्म से। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाती है, जैसे कि हम सभी हैं। हमें संसद में हमने कभी नामांकन नहीं किया तो हम सभी जो है वो जन्म से हैं। तो दूसरा, वंश परंपरा। वंश परंपरा मतलब है कि आपके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति, यानी पेरेंट्स में से, माता पिता पेरेंट्स में आते हैं और कोई पेरेंट्स में नहीं आता। अगर माता पिता में से कोई भी एक, या माता या पिता अगर भारत का नागरिक है तो और आपका जन्म किसी दूसरे देश में हुआ है तो आपको वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी प्यारे दोस्तों। देशीकरण। देशीकरण का मतलब होता है कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है। उसके लिए बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं। पहले 6 महीने भारत में रहा हो, लेकिन अब उसकी मियाद बढ़ा दी गई है, यानी अब क्या कर दिया, उसमें बढ़ा करके उसको 1 साल के लिए कर दिया गया है। या उसके भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में किसी एक भाषा ज्ञान हो। भारत के प्रति आपके आचरण, आपका जो चरित्र है वो सही पॉजिटिव होना चाहिए कि भारत का नागरिक है, यानी भारत के प्रति आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। यानी राष्ट्र के प्रति आप एकात्मक सकारात्मक होने चाहिए। इसके माध्यम से आप नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंजीकरण। पंजीकरण होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, हिंदी में पंजीकरण। पंजीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति नागरिकता लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल जो कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड गणराज्य या राष्ट्रमंडल के जो देश हैं वो भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं एवं वहाँ के बच्चे
या हमारे वहाँ के व्यक्ति। इसमें भी क्या है, अगर कोई महिला भारतीय पुरुष से शादी कर ले तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसमें भी कुछ कंडीशंस है। इसमें भी 1 साल भारत में रहा हो, लेकिन अभी 1986 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में उसका प्रावधान बढ़ाकर 1 साल का वो 5 साल कर दिया गया है। काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया गया है। क्षेत्राधिकार की बात करें तो क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि कोई भी भारत का कोई क्षेत्र जो भारत से बाहर है या कोई पड़ोसी देश का कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक भारत का ऑटोमेटिक संसद उसको नागरिकता प्रदान कर देगी क्षेत्राधिकार के तहत। अब ये 5 तरीके हमने प्राप्त कर लिए कि इनसे नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान में एक प्रावधान और है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 आया था। नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 में ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान भी कर सकता है। दोहरी नागरिकता प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार भारत के व्यक्ति दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, बशर्ते कंडीशन है कि अगर मान लीजिए वो विश्व के 16 देश ऐसे हैं, जो मैं नाम लिखे 16 देश, ये 16 देश ऐसे हैं कि इनमें उनकी नागरिकता ले रखी है और नागरिकता बसे हुए क्षेत्र, अगर इन 16 देशों में भारत के व्यक्ति बसे हुए हैं या वहाँ रहते हैं इन 16 देशों में और भारत ने नागरिकता ले रखी है, तो वो व्यक्ति इन देशों की नागरिकता के साथ ही भारत की नागरिकता भी प्रदान कर सकता है। कंडीशन ये रहेगी कि अगर इन देशों की नागरिकता उस व्यक्ति के पास है और फिर भारत के लेना चाहता है तो लेकिन भारत की मिल तो जाएगी, उसको दोहरी नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन वो मताधिकार का अधिकार उसको नहीं मिलेगा और भारत में किसी भी सरकारी पद पर नौकरी नहीं मिलेगी। प्यारे दोस्तों, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मतदान का अधिकार, वोट का अधिकार नहीं है। दूसरा, भारत में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, कोई भी सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। आपको दोहरी नागरिकता प्रदान बनाता है भारत नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 और 16 देश ऐसे हैं इनके व्यक्ति भारत के नागरिकता ले सकते हैं, इनकी भी और भारत की। पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, साइप्रस, इजराइल, स्वीडन, फिनलैंड, यूनान, इटली। आप इसको लिख भी सकते हैं साथ के साथ। तो ये वो 16 देश जहाँ पर दोहरी नागरिकता प्रावधान इन व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ तक मुझे लग रहा है साफ साफ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। किसी ने लिखा नहीं हो तो 16 देश एक बार लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किसी को डाउट हो तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट भाग 3 की। हमने हर रोज़ 10 आर्टिकल करने की बात कही थी आपसे, तो 10 आर्टिकल जो हैं आज हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा ये बैकअप क्लास का थोड़ा सा हिस्सा समझाना बाकी था, वो हमने आपको समझाया। तो लगातार आप जुड़े रहें और आप इसमें अपनी भागीदारी दें, बढ़ चढ़ कर भागीदारी दें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें साथ के साथ, ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए। और दिल्ली पुलिस में सबसे अहम रोल रहेगा इसका, क्योंकि हम पॉलिटी कर रहे हैं और संविधान के 395 आर्टिकलों को हर रोज़ 10-10 करके हम एक एक वीडियो में आपको भेजते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा भाग 3 और संविधान का अनुच्छेद रहेगा 12 से 35 और विषय है मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स की बात आपसे करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके बीच, इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र बोलते हैं इसको, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं अधिकार पत्र। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर रहे हैं, जिस आधार पत्र बोल सकते हैं, बेस लेटर बोल सकते हैं, जिसके ऊपर कोई नींव टकी हो, मजबूत हो। तो संविधान का भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक आपके बीच, और हमारा विषय इसके अंदर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 कहता है राज्य या राष्ट्र राज्य शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा, अगर आपको कोई देश बनाना है, राष्ट्र राज्य बनाना है, संगठन देश बनाना है, राष्ट्र राज्य मतलब कंट्री बनाना है, तो उसके लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। 4 महत्वपूर्ण में क्या क्या हो सकता है? पहला है क्षेत्रफल हो, अगर क्षेत्रफल होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रफल हो। दूसरा कहता है जनसंख्या, जनसंख्या भी हो, और जनसंख्या और क्षेत्रफल है तो उसके लिए चलाने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार तो मिल जाएगी लेकिन सरकार ऐसी हो जो
आंतरिक व बाहरी रूप से खुद के फैसले ले सके, मजबूत फैसले ले सके, तो उसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व सरकार। संपूर्ण प्रभुत्व सरकार। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे अहम टॉपिक है ये। एक आर्टिकल हमेशा हमेशा पेपर में पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, और एचएसएससी वाले बच्चे भी इसके लिए ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 12 कहता है राष्ट्र राज्य शब्द की परिभाषा। तो कहता है राष्ट्र राज्य बनाना हो, एक देश की निर्माण करना हो, संगठन करना हो, उसकी शब्द की अगर परिभाषा की बात करें, देश क्या होता है, राष्ट्र राज्य क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्षेत्रफल के अंदर उसके अंदर जनसंख्या हो, और दोनों चीज़ अगर मिल जाए तो उसको चलाने के लिए सरकार, और सरकार भी ऐसी हो जो आंतरिक व बाहरी रूप से फैसला ले सके, यानी स्वतंत्र हो, मजबूत सरकार। आर्टिकल 12 आपके बीच लिख लिया हो। आर्टिकल 13 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 13 जो मौलिक अधिकार है उसको न्यून करने का समाधान जो है प्रावधान रखता है। आर्टिकल 13 जो है वो मौलिक अधिकारों को न्यून रखने का, न्यून होता है सीमित, का प्रावधान है। मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार, यानी भाई इनको आगे न बढ़ाया जाए, यानी इनको सीमित रखा जाए, इस चीज़ का प्रावधान आर्टिकल 13 में रखा गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मौलिक अधिकार हैं कितने। तो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले हमारे मौलिक अधिकार जो होते थे पहले दोस्तों, वे होते थे 7, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया और वर्तमान में यह कैसा अधिकार बना करके छोड़ दिया, ये बात हम आपको बताएंगे। ये अब हटा दिया गया है। तो पहले 7 होते थे, आज हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। अगर मैं पहले मौलिक अधिकार की बात कर लूँ तो पहला मौलिक अधिकार क्या होगा वो आपके सामने है। प्रथम मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में शामिल है। पहले दोस्तों 14 से 18 कहता क्या है, 14 से 18 वो जान लेते हैं। समानता शब्द का अर्थ क्या होता है? समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, असमान व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार ही समानता कहलाता है। तो ये नहीं है कि सभी समान हैं, नहीं, सबके साथ अलग अलग, क्योंकि इसमें अपवाद के तौर पे आरक्षण आएगा तो आरक्षण सभी के लिए नहीं है और सभी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते। तो इसलिए समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार और असमान व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार ही समानता कहलाएगा। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण, प्रोटेक्शन। मतलब देखिए भाई दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये वाली जो चीज़ है विधि होता है कानून, विधि के समक्ष समता, ये जो चीज़ ले रखी ये ले रखी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। और जो नीचे वाली चीज़ है ये ले रखी है अमेरिका से, यानी यूएसए से। विधि होता है कानून, समक्ष के प्रति समता यानी समान, कानून के प्रति सभी समान है, ये बात इंग्लैंड से ली गई। विधि होता है कानून, समान संरक्षण, यानी रक्षा भी सभी की सेम करेगा, बराबर करेगा। कानून सबकी समान रक्षा या प्रोटेक्शन देगा या बचाव करेगा। ये जो है आर्टिकल 14 में आपके बीच रखा गया है। लिख लिया वो सब ने। आर्टिकल बात करें 15 की तो 15 आर्टिकल कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध का अर्थ होता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या होगा? कोई भेदभाव नहीं होगा। किसके प्रति?
धर्म के प्रति, यानी भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके प्रति मूलवंश यानी हमारे बाप दादे पूर्वज जो थे उनके प्रति, यानी किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया जाएगा धर्म के प्रति कि आप किस धर्म के हैं। मूलवंश यानी आप किस खानदान से, किस परिवर्ष से रखते हैं। जाति, किसी जाति के ऊपर भी आप किसी को बोल नहीं सकते, कटाक्ष नहीं कर सकते। लिंग, किसी भी कैटेगरी, पुरुष, महिला या किन्नर, इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी जाति, उसके लिंग जो है उसके ऊपर आप प्रावधान रखा गया है कि आप उसका कटाक्ष नहीं करें। जन्म स्थान यानी कोई व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है उसके ऊपर भी आप उसके विभेद का प्रतिशत, यानी उसका विभेद का प्रतिशत नहीं कर सकते, यानी उसका भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकते। उस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे जन्म स्थान का, लिंग का, जाति का, मूलवंश का, धर्म का। यह आर्टिकल 15 कहता है। अगर कोई आप जाति के ऊपर किसी को बोलते हैं, गाली देते हैं, तो उसके ऊपर आपका आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। धारा एक्ट लग सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 दिलचस्प, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है वो आपके बीच। लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। लोक नियोजन का अर्थ होता है बेटा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में सभी के अवसर की समानता, लेकिन अपवाद है आरक्षण। अपवाद है आरक्षण। भारत में आरक्षण आर्टिकल 16 के तहत जो दिया गया है उसमें ये कहता है कि आरक्षण 2 आधार पर दिया जाता है। पहला है शिक्षा के आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, और दूसरा है उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो ये अपवाद रहेगा, यानी इसमें सभी समान नहीं है। सरकारी नौकरी के विषय पर अवसर की समानता या सरकारी नौकरी में इसमें आरक्षण दे रखा है कि आपको सीटों पर या ओबीसी, जनरल, एससी कैटेगरी, एसटी के लिए क्या कर रखा है, प्रावधान कर रखा है। दोस्तों आर्टिकल 16 दिलचस्प है। आरक्षण की बात कही गई है तो सरकारी नौकरी में सभी के समान है, लेकिन अपवाद रहेगा आरक्षण। मुझे लगता है नोट कर लिया होगा। और इसमें आपको बता दूं कि आरक्षण के बारे में 2 बातें और बता दूं, थोड़ा सा एक बार मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। सरकार जो होती है वो एससी, एसटी या ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर, 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया था। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया था, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए केंद्र सरकार विशेष प्रावधान बना सकती है आर्टिकल 16 के तहत कहता है। और मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। तो ये रहेगा मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर। कब? 1991 में पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उनकी सिफारिश पर आधार पर ऐसा किया गया था। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है वो आपके बीच लिखिएगा। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है बेटा? छुआछूत, यानी सामाजिक भेदभाव को खत्म करना। जो पुराने पूर्वजों की जो बातें होती थी, छुआछूत, एक दूसरे के जाति के ऊपर या किसी मजदूर का मजाक उड़ाना, इस प्रकार जो सामाजिक भेदभाव थे वो खत्म कर दिए गए हैं। अस्पृश्यता का अंत जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 18 की बात करें तो आपके बीच आर्टिकल 18 ये जो है आज का हमारा अंतिम आर्टिकल होगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की बात अगर आपसे करें तो प्यारे दोस्तों, यानी जो पहले सर, डॉन, फलाना, लॉर्ड, इस प्रकार की जो बातें होती थी वो है सब खत्म कर दी गई है। लेकिन अपवाद छोड़ दिया। 2 जगह भारत में अभी भी अपवाद है, यानी 2 जगह जो है शिक्षा और सेना। पहला सेना, सेना में तीनों में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, यानी कोई भी सेना का अधिकारी आपके नाम के आगे नायक, सूबेदार, मार्शल, जनरल, कर्नल, कैप्टन
जो भी लगाना चाहे वो लगा सकता है। वहाँ पर अभी पद की जो है उसका अंत नहीं किया गया उपाधि का। और शिक्षा में जो भी डॉक्टर है, डॉक्टरेट की उपाधि है तो DR लगा सकता है आपके नाम के आगे, या शिक्षा से कोई संबंधित जो भी इंजीनियर है ER लगा सकता है। इस पर सभी संबंधित जो शिक्षा और सेना संबंधित जो उपाधि हैं वो अभी समाप्त नहीं की गई हैं, बाकी सभी उपाधि समाप्त कर दी गई है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेहनत करें, और रोज़ डेली हर क्लास में 10 आर्टिकल हमारी क्लास में देखते रहें और अपनी कॉपी लगा लें, उसमें देखें। अपना बहुत ही ख्याल रखिए दोस्तों। आज कितना ही एंड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।